अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। रिहाई पाने वाली 3 इस्राएली खवातीन ने कर दी हमास के हुस्न सलूक की तारीफ। इस्राएली मीडिया को सांप सूंघ गया। इस्राएली खवातीन ने कहा, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई, हमारे साथ किया गया अच्छा सलूक। गजा में हमले रोकते ही इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में किया फौजी ऑपरेशन। 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में मुसल्लह शख्स के चाकू से हमले में 4 अफराद जख्मी। अमेरिका ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के सामने फिर टेके घुटने। 2 अमेरिकी शहरियों के बदले उम्र कैद का सामना करने वाले तालिबान रहनुमा खान मोहम्मद को कर दिया गया रिहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को उनके मजहबी तौर तरीकों से रोकने की मोदी सरकार की साजिश। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, वक्फ बिल से वक्फ जायदाद की बर्बादी होने की कही बात। आरएसएस और बीजेपी की तरह बुजदिलों की आइडियोलॉजी नहीं है हमारी। कर्नाटक में भाजपा और संघ पर बरसी प्रियंका गांधी। खरगे ने भी कहा, आजादी की तहरीक में शामिल होने से संघ ने लोगों को रोका था। और सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पहुंचे घर, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर सैफ पर हमला करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी पर उठ रहे हैं सवाल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 2 रोज कबल 23 साला इसराइली डांसर रोमी कोहेन, 30 साला वेटरनरी नर्स डोरोन स्टैंडबेरेशर और 28 साला एमिली दमारी को हमास ने रिहा किया था। अब हमास की जानिब से रिहा की गई इन 3 यरगमाली इसराइली खवातीन ने इसराइल पहुंचने के बाद कैद की रुदात सुना दी, जिससे इसराइली मीडिया को सांप सूंघ गया। दरअसल इसराइली मीडिया हमेशा से हमास के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करता आया है और रिहा होने वाले यरगमालियों के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता आया है। रिहाई पाने वाली खवातीन ने हमास के हुस्न सलूक की तारीफ करते हुए बताया कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। खवातीन ने मजीद बताया कि हमें ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में रखा गया, जहां खाने पीने और टीवी व अखबारात की सहूलियात भी फराहम की जाती रहीं। इसराइली खवातीन ने कहा कि हमास ने हमारी अच्छी देखभाल की और बीमारी की सूरत में बर वक्त दवाएं और इलाज फराहम किया। हमास की कैद में रहने वाली इसराइली खवातीन ने बताया कि हमने अपने हक में होने वाले मुजाहरे भी टीवी पर देखे, हम पर हमास ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। गजा में हमले रोकते ही इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली फायरिंग से 9 फलस्तीनियों के शहीद होने की इत्तला है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जिनैन शहर में फौजी ऑपरेशन किया, जिसमें 9 फलस्तीनी शहीद और 40 जख्मी हुए। इसराइली आबादकारों ने भी मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के इमलाक पर हमले किए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, जिनैन को अस्करियत पसंदों की नई आमाजुगा नहीं बनने देंगे। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में मुसल्लह शख्स की जानिब से चाकू हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तल अवीव में चाकू से किए गए हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि शहरी की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि एक शख्स ने मुसल्लह चाकू से नाहलात बिन्यामिन स्ट्रीट पर 3 शहरियों और ग्रोजनबर्ग स्ट्रीट पर 1 शहरी को चाकू मारा, जबकि शहरी की गोली से हमलावर भी हलाक हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमलावर की शनाख्त एक अमेरिकी शहरी के तौर पर हुई है, जो मराकश नजाद है और चंद दिन पहले टूरिस्ट के तौर पर इसराइल में दाखिल हुआ था। दूसरी जानिब हमास ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल किए बगैर एक बयान में इस हमले को दिलेराना कार्रवाई करार दिया और कहा कि यह इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के बढ़ने का सबूत है। इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले रोकने में नाकामी पर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी का कहना है कि वो हमास के 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी पर
6 मार्च को मुस्तफ़ी हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने जनरल हलवी को 30 जनवरी तक तहकीकात मुकम्मल करने की मोहलत दी थी ताकि हमास के 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी की वजूहात मालूम की जा सके। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत और अमेरिका के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ है, जिससे तालिबान की कैद में मौजूद 2 अमेरिकियों को रिहाई मिली है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कैदियों के इस तबादले में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की एक जेल में उम्र कैद का सामना करने वाले तालिबान रहनुमा खान मोहम्मद को रिहा किया गया है, जिन्हें ड्रग की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के इल्जामात में सजा सुनाई गई थी। कैदियों का तबादला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में जो बाइडेन की मुद्दत सदारत खत्म हुई है और नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभाला है। तालिबान ने कैदियों के तबादले को खुशाइंद करार दिया और इसको अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, इंटेलिजेंस सरबरा अब्दुल हक वसीख और हुकूमती ज़िम्मेदार अनस हक्कानी से मुलाकात की। ये मुलाकात अबू धाबी में क़स्र शाती में हुई है। इस मौके पर जानिबीन के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में अफगानिस्तान में तामीर नौ को सपोर्ट और अफगान अवाम की तरक्की का हदफ यकीनी बनाने की सूरत पर बातचीत हुई है। इंडोनेशिया की जजीरे जावा में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 16 अफराद हलाक हो गए। मुल्की इदारा बराए इंसदाद आफात की जानिब से जारी बयान के मुताबिक खराब मौसम और दुश्वार गुजार इलाके की वजह से तलाश और इमदाद की कोशिशें सुस्त पड़ गईं, जबकि अंदाजे के मुताबिक 16 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 8 अफराद लापता है। बयान में बताया गया है कि हादसे में जिंदा बच जाने वाले 11 अफराद का इलाज आसपास के अस्पतालों में जारी है। Selamat pagi komandan. तुर्किया के एक होटल में 2 दिन कबल लगने वाली आग में मारे जाने वालों की तादाद बढ़कर 76 तक जा पहुंची है। ज़राए के मुताबिक तुर्किया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में तालकाया नामी शहर के एक टूरिस्ट प्लेस में कायम लकड़ी की कसीर मंजिला इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह आग इमारत की चौथी मंजिल पर रात 3 बजे के करीब लगी थी, जिसने देखते ही देखते इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तौर तरीकों से रोकने के लिए लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल से वक्फ जायदाद बर्बाद होने की भी बात कही है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर उन्होंने ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे हैं आप। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं।
इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, देखिए, जहां तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सब ने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, मगर मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे। वक्फ बाय यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहां लाया जा रहा है, बताइए हमको। ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश कर रही है। सर, इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ। प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। कर्नाटक के बेलगावी में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद और MP प्रियंका गांधी ने RSS और BJP पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा, हमारी आइडियोलॉजी RSS BJP की तरह बुज़दिलों की नहीं, बल्कि आइन हमारी आइडियोलॉजी है। इसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। बीजेपी और RSS की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी। आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि RSS BJP के लोग आइन को जलाने और खत्म करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने आजादी की तहरीक में लोगों को शामिल होने से रोका था। अरे संविधान को जलाने वाले तुम हो, संविधान को खत्म करने वाले तुम हो। तुम्हारे हाथ से क्या होता है? तुम तो देश को तोड़ने वाले लोग हैं और हम
राहुल जी तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले। कोई ऐसा किया उनमें? देश के लिए कोई लड़ा है? देश के लिए कोई मरा है आरएसएस बीजेपी में? कोई नहीं। अब सब लोग आ रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता लोग ये बोलते थे हेगड़ेवार और हमारे जो जनसंघ के फाउंडर जो नेता है कि आप जो है नॉट गोलवालकर भाई, जनसंघ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो क्या कहते थे? अरे भाई ये आंदोलन में भाग मत लो। जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है इसमें मत जाओ। और गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं, अगर गांधी जी के मूवमेंट को अगर नहीं तोड़ेंगे तो बहुत बुरी हाल होगी। इसीलिए इस मूवमेंट को तोड़ना चाहिए, ये जनसंघ वालों ने कहा। और यही बात आरएसएस ने कही। अरे हेगड़ेवार ने तो यह कहा, आरएसएस के मुख्य क्या कहा? उन्होंने ये कहा, अरे अपने बाल बच्चों को पोसने वाले कौन है? सरकारी नौकरी में जाओ, मिलिट्री में जाओ, टीचर्स बनो, ये सब बनो कहने वाले लोग आरएसएस के थे। तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं, तुम कभी फाइट नहीं किए देश के लिए, और आज आके हमारे लिए ये बात कहते। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बीजेपी लीडर परवेश वर्मा की जानिब से पंजाब की गाड़ियों को खतरा बताने पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि भाजपा लीडर परवेश वर्मा ने सिख और पंजाब समाज की तौहीन की है। पूरे देश में भाजपाइयों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है, उससे खतरा नहीं है। अपने ही देश के एक हिस्से के पंजाब के लोग अगर उनकी गाड़ियां यहां पे आ रही हैं तो वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और ये पंजाबियों की शहादत का अपमान है, सिखों की शहादत का अपमान है, उनकी देशभक्ति का अपमान है। बंटवारे के समय में लाखों की संख्या में सिख समाज के लोग, पंजाबी भाई लाखों की संख्या में दिल्ली आए। वो दिल्ली में रहते हैं, उनके लाखों रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, तो आप उनको गालियां दे रहे हैं, आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, गणतंत्र दिवस के लिए। और जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुम लोगों ने बसा रखा है वो खतरा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों का व्यापार अडानी का चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को। तो इसलिए 5 फरवरी को प्रवेश वर्मा के अपमान का बदला, उसके द्वारा सिख समाज को दिए गए गाली का बदला, उसके द्वारा किए गए सिख समाज, पंजाबी समाज के अपमान का बदला दिल्ली के लाखों सिख और पंजाबी मिलकर अपने वोट की ताकत से लेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन के दौरान बीजेपी पर वायलेंस के जरिए इलेक्शन जीतने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की इंतखाबी तशहीर में लगा दिया है। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है?
वो तभी हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीतना असंभव है। जब उसके पास कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जनता उसके साथ नहीं होती, जब जनता उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब वो फिर हिंसा पे उतारू होके येन केन प्रकारेन वो चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ धीरे धीरे, या मैं कहूँ तेजी से बढ़ती जा रही है। ये हार ऐसी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, शायद भारतीय इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक पार्टी थी जो इतनी बुरी तरह से हारी। उसकी वजह से अब इसकी कमान अमित शाह जी ने संभाल ली है केंद्र में, और पूरी दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से विड्रॉ कर दिया गया है। और पूरी दिल्ली पुलिस को विड्रॉ करके उनको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में करने में, पूरी दिल्ली पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो पुलिस बाकायदा चेक कर करके सामान बंटवा रही है। तो पुलिस के संरक्षण में पूरी दिल्ली से दिल्ली पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया कानून व्यवस्था से। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह से पहले से ही चरमराई हुई थी दिल्ली की कानून व्यवस्था, अब तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की कानून व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली के लोगों के संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है। सारी दिल्ली पुलिस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गुंडागर्दी को संरक्षण देने के लिए लगी हुई है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गुज़िश्ता इतवार को मोहम्मद शरीफुल इस्लाम आज़ाद को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, सैफ के घर से शरीफुल इस्लाम के 19 फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए, जिन्हें तहकीकात के लिए लैब भिजवा दिया गया है। लेकिन जैसे ही शहजाद की तस्वीर और वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई। यूजर्स का कहना है कि पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो सीसीटीवी में नजर आने वाले हमलावर के चेहरे से मेल नहीं खाता, जिसने सैफ के घर में घुसकर हमला किया। यूजर्स ने शहजाद की तस्वीर का मवाजना सीसीटीवी में नजर आने वाले हमलावर की तस्वीर से किया है। उनका कहना है कि दोनों अफराद बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सबूत के तौर पर यूजर्स ने एक्स पर शहजाद की तस्वीर शेयर की जिसे गिरफ्तार किया गया था, और सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले हमलावर की तस्वीर को भी शेयर किया है। लोगों का कहना है कि दोनों में कोई यकसानियत नहीं है और पुलिस पीछे छुपकर खुश हो रही है। यूजर्स ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस कंफ्यूज है और मीडिया सर्कस चल रहा है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रिहाई पाने वाली 3 इस्राएली खवातीन ने कर दी हमास के हुस्न सलूक की तारीफ। इस्राएली मीडिया को सांप सूंघ गया। इस्राएली खवातीन ने कहा, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई, हमारे साथ किया गया अच्छा सलूक। गजा में हमले रोकते ही इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में किया फौजी ऑपरेशन। 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की दारुल हुकूमत तल अबीब में मुसल्लह शख्स के चाकू से हमले में 4 अफराद जख्मी। अमेरिका ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के सामने फिर टेके घुटने। 2 अमेरिकी शहरियों के बदले उम्र कैद का सामना करने वाले तालिबान रहनुमा खान मोहम्मद को कर दिया गया रिहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को उनके मजहबी तौर तरीकों से रोकने की मोदी सरकार की साजिश। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, वक्फ बिल से वक्फ जायदाद की बर्बादी होने की कही बात। आरएसएस और बीजेपी की तरह बुजदिलों की आइडियोलॉजी नहीं है हमारी। कर्नाटक में भाजपा और संघ पर बरसी प्रियंका गांधी। खरगे ने भी कहा, आजादी की तहरीक में शामिल होने से संघ ने लोगों को रोका था। और सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पहुंचे घर, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर सैफ पर हमला करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी पर उठ रहे हैं सवाल।
ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।